हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद रेवन। दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, उनके सैलरी स्ट्रक्चर्स या प्रमोशन के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट की रिसेंट जो वैकेंसीज आती हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू बिकम जज इन इंडिया, यानी भारत में हम जज कैसे बने या जज कैसे बन सकते हैं। भारत में जज बनने के 4 रास्ते होते हैं, 4 एंट्रीज होती हैं। जैसे कि यदि आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं या पुलिस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, तो आप एज अ कांस्टेबल भी पुलिस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, एज अ सब इंस्पेक्टर भी डायरेक्ट भर्ती हो सकते हैं, एज अ आप डीएसपी भी भर्ती हो सकते हैं और सीधे आईपीएस भी बन सकते हैं। वैसे ही जज बनने के 4 रास्ते, 4 एंट्रीज होती है। पहला रास्ता होता है जज बनने का सिविल जज या व्यवहारिक न्यायाधीश जिसे आप कहते हैं। सबसे सिंपल रास्ता और लॉ स्टूडेंट के सामने, कानून के विद्यार्थी के सामने जो पहला रास्ता होता है वो होता है सिविल जज। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा सिविल जज के बारे में। दूसरा जो एंट्री का रास्ता होता है वो होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जिसे आप एडीजे कहते हैं या अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहते हैं। या तो आप सीधे सिविल जज बन सकते हैं या फिर आप सीधे एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी बन सकते हैं। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊंगा। तीसरा आपके पास रास्ता या एंट्री होती है हाई कोर्ट जज बनने की। सीधे आप हाई कोर्ट जज बन सकते हैं। उसका भी एक रास्ता है, उसके बारे में भी मैं एक वीडियो लेके आ जाऊंगा जिससे आपको डिटेल में मालूम चल जाएगा हाई कोर्ट के जज कैसे बन सकते हैं। चौथा और अंतिम रास्ता होता है न्यायपालिका में भर्ती होने का या एंटर होने का या अपॉइंट होने का, वो होता है सुप्रीम कोर्ट जज बन के। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जज भी बन सकते हैं। और मैं 4 वीडियोस लेके आ रहा हूं आपके सामने। पहला है सिविल जज के बारे में, दूसरे वीडियो में हम जानेंगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के बारे में, तीसरे वीडियो में हम जानेंगे सीधे हाई कोर्ट का जज कैसे बने, और चौथे वीडियो में हम जानेंगे सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बने। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं सिविल जज या सीधे व्यवहारिक न्यायाधीश कैसे बने। जॉब प्रोफाइल ऑफ सिविल जज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले पॉइंट में हम जानेंगे एलिजिबिलिटी, योग्यता, यानी सिविल जज बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए जो भी उम्मीदवार सिविल जज बनना चाहता है। सेकंड पॉइंट है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, भर्ती प्रक्रिया जानेंगे, कैसे भर्ती होती है, कैसे एग्जाम्स होते हैं, क्या होता है। थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे फैसिलिटीज या सुविधाएं या पर्क्स जिसे आप कहते हैं, क्या क्या सुविधाएं मिलेगी एक सिविल जज को। फोर्थ पॉइंट में हम जानेंगे सैलरी या तनख्वाह, यानी कि एक सिविल जज को कितनी तनख्वाह या कितनी सैलरी मिलती है। पहले पॉइंट में हम जानेंगे एलिजिबिलिटी या योग्यता। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। पहली योग्यता है, कोई भी यदि सिविल जज बनना चाहता है, जज बनना चाहता है, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु 23 वर्ष से अधिक एवं 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। जो भी कैंडिडेट है जो सिविल जज बनना चाहता है, इसके लिए अप्लाई करना चाहता है, तो जो उसकी एज है वो 23 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, 23 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए और 35 ईयर से कम होनी चाहिए। और इसमें एक आप पॉइंट भी देख लीजिएगा, एससी, एसटी, ओबीसी या अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में छूट मिलती है। ये स्टेट पे डिपेंड करता है, कौन से स्टेट वैकेंसी निकाल रही है उसके अनुसार ये छूट मिलती है। राजस्थान के अंदर अभी पीछे जो एज थी वो 23 से 21 कर दी गई है। उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री होनी चाहिए। जो भी उम्मीदवार, जो भी कैंडिडेट सिविल जज बनना चाहता है, तो उसके पास लॉ की डिग्री, कानून की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो 3 साल की एलएलबी की डिग्री हो या 5 साल की इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री हो, जैसे बीबीएलएलबी, बीएलएलबी जब आप एनएलयू में एडमिशन लेते हैं। तो मैंने एक वीडियो और बना रखा है कि आप वकील कैसे बने या फिर आप एलएलबी कैसे कर सकते हैं एनएलयू से या कोई दूसरे विश्वविद्यालय से। वो वीडियो मैंने पूरा डिटेल में बना रखा है। यदि आपको वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ और ऊपर राइट साइड में आई बटन में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। तब आपको पता लग जाएगा आप एलएलबी कैसे कर सकते हैं, लॉ कैसे कर सकते हैं, देन आप जज के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में हम जानेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस या भर्ती प्रक्रिया, यानी रिक्रूटमेंट कैसे होता है, भर्ती कैसे होती है। सिविल जज न्यायपालिका में जज की भर्ती के लिए पहला रास्ता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सबसे फर्स्ट स्टेप, यदि आपको जुडिशरी में जाना है, जुडिशरी में एंटर होना है, तो सिविल जज इसका पहला रास्ता है, फर्स्ट वे है। सिविल जज की भर्ती सामान्यतः राज्य की हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय निकालती है। जो स्टेट की हाईकोर्ट होती है, फॉर एग्जांपल यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो जोधपुर हाईकोर्ट या राजस्थान हाईकोर्ट जो जजेस हैं उनकी रिक्रूटमेंट निकालेगी और उन्हें रिक्रूट करेगी। सिविल जज की परीक्षा 3 चरणों में निर्धारित होती है। जो सिविल जज का एग्जाम होता है वो 3 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट होता है प्रीलिम्स एग्जाम, जिसे आप प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। इसमें आपको टिक लगाने पड़ते हैं। आपके पास क्वेश्चन आता है और 4 ऑप्शन आते हैं, तो आपको उसमें टिक लगाने होते हैं। सेकंड आपके पास एग्जाम आता है मेंस एग्जाम। जब आप प्रीलिम्स एग्जाम या प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, तो सेकंड एग्जाम आपको लिखना पड़ता है मेंस एग्जाम। इसमें आपको आंसर लिखने पड़ते हैं, इसमें कोई ऑप्शंस का सिस्टम नहीं होता है।
थर्ड एंड फाइनल होता है इंटरव्यू या साक्षात्कार। जब आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर देते हैं तब आप फाइनली सिविल जज बन जाते हैं। थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे फैसिलिटी या सुविधाएं, यानी सिविल जज को कौन कौन सी फैसिलिटीज या क्या क्या पर्क्स या क्या क्या सुविधाएं मिलती है। तो ये आपके सामने लिस्ट है। गवर्नमेंट बंगलो, सरकारी बंगला सिविल जजेस को मिलता है। गवर्नमेंट व्हीकल, सरकारी गाड़ी मिलती है उन्हें कोर्ट जाने के लिए और वापस अपने निवास पे आने के लिए। गवर्नमेंट ड्राइवर, चालक मिलता है जो उनकी गाड़ी ड्राइव करता है। फ्री टेलीफोन फैसिलिटीज, कुछ स्टेट्स के अंदर ऐसा रूल होता है कि आपको इतने टेलीफोन कॉल्स फ्री मिलेंगे, कुछ स्टेट में पूरा ही फ्री होता है। फिर फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स, आपको 1000 यूनिट 500 यूनिट जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट होती है वो सब फ्री मिल जाती है। फ्री वाटर फैसिलिटी, मुफ्त जल की सुविधा मिलती है, आपको कोई जल का पानी का जो बिल है वो भरने की आवश्यकता नहीं। कुक, रसोईया मिलता है सिविल जजेस को, उनके घर पे उनके बंगले पे एक रसोईया भी मिलता है जो उन्हें खाना बना के खिला सके। ये सारी फैसिलिटीज की लिस्ट है। फोर्थ पॉइंट में हम जानेंगे सैलरी या तनख्वाह, एक सिविल जज को कितनी तनख्वाह मिलती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप लॉ स्टूडेंट हैं, लॉयर हैं, तो हमारा एक चैनल और है जिसपे हम लॉ स्टूडेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, लॉ के लीगल अपडेट, डेली लीगल अपडेट बनाते हैं, साथ में लॉ के लेक्चर्स जितने भी हिंदू लॉ आईपीसी के लेक्चर्स है वो भी अपलोड करते हैं। तो यदि आपने अभी तक वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप हमारा चैनल प्राउड टू बी ए लॉयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर राज्य के सिविल जज का मूल वेतन बेसिक पे बराबर होता है। एज यू नो कि जो बेसिक पे होता है सिविल जजेस का वो सभी का बराबर होता है, चाहे पोस्टिंग आपकी गुजरात में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो। आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक पे, मूल वेतन। यह तनख्वाह मात्र 1-2 साल रहती है, उसके बाद सिविल जज का प्रमोशन हो जाता है एवं वह सिविल जज फर्स्ट स्टेज एसीपी के पद पर आ जाता है। ये जो मैं तनख्वाह आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ये जो उसकी सैलरी रहती है वो 1 या 2 साल के लिए रहती है, उसके बाद उसका प्रमोशन हो जाता है, देन ही विल बिकम फर्स्ट स्टेज एसीपी के अंदर वो आ जाता है। पहला उसको एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन मिल जाता है तो उसकी सैलरी बढ़ जाती है। ये मैं हैंड टू हैंड जब वो रिक्रूट होता है, फ्रेशर एज अ फ्रेशर रिक्रूट होता है, तो वो सैलरी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले होता है बेसिक पे, मूल वेतन 27,700 रुपए मिलता है बेसिक पे या मूल वेतन। आपको नहीं पता बेसिक पे क्या होता है, डीए क्या होता है, एचआरए क्या होता है, टीए क्या होता है, तो उन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर डीए महंगाई भत्ता, डीएनएस अलाउंस 45,428 रुपए मिलता है, जिसका रेट 164% हमने एज्यूम किया है। कुछ स्टेट के अंदर ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, यानी इसमें 1-2 हज़ार 2-4 हज़ार का डिफरेंस हो सकता है। डीए हमेशा बढ़ता रहता है, जैसा कि आपको पता है, मैंने वीडियो बना रखा है डीए पे, उसमें मैंने डिटेल में आपको बता रखा है डीए क्या होता है, कब बढ़ता है, कितना बढ़ता है। फिर होता है सीसीए, सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस, 500 रुपए मिलता है, स्पेशली जो बड़ी सिटी है वहां पे ज्यादा मिलता है। समट्यूरी अलाउंस 1500 रुपए मिलता है। ये समट्यूरी अलाउंस इसलिए दिया जाता है कि आपके निवास पे, आपके बंगले पे, सिविल जज के बंगले पे यदि कोई गेस्ट आता है या फिर कोई जुडिशरी के या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स आते हैं तो उनके जो भी रिफ्रेशमेंट वगैरह होते हैं, इसके लिए ये समट्यूरी अलाउंस दिया जाता है। फिर होता है होम ऑर्डरली अलाउंस, 2000 रुपए मिलते हैं होम ऑर्डरली अलाउंस। यदि कोई ऑफिशियल काम आपके घर से आप करना चाहते हैं तो उस केस में आपको मिलता है होम ऑर्डरली अलाउंस। फिर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन अलाउंस मिलता है 500 रुपए। जो भी न्यूज़पेपर्स हैं या मैगजीन्स हैं वो सिविल जजेस पढ़ते हैं, और उनको पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो रिसेंट के केस लॉज होते हैं उनसे अपडेटेड होना भी उनको जरूरी है, इसलिए 500 रुपए न्यूज़पेपर एंड मैगजीन अलाउंस उनको दिया जाता है। फिर एचआरए हाउस रेंट अलाउंस 27 रुपए मिलता है कम से कम, इन केस जब उनको बंगला नहीं मिल रखा है, जब उनको यदि सरकारी बंगला अलॉट नहीं हो रखा है तब वह मिनिमम कम से कम 2700 रुपए के लिए एंटाइटल्ड है। ग्रॉस सैलरी उनको मिलती है करीबन 80,000 रुपए, 80,000। जैसे ही वो रिक्रूट होते हैं वैसे ही उनकी सैलरी, ग्रॉस सैलरी, सकल वेतन जो होता है वो 80,000 रुपए होता है। फिर जो डिडक्शंस होता है वो 20,000 के होते हैं, 20,000 की कटौतियां होती है। जैसा कि आपको पता है सैलरी स्ट्रक्चर आपको यदि पता होगा कि सबसे पहले ग्रॉस सैलरी आती है, उसमें हम डिडक्शंस माइनस कर लेते हैं, कटौतियां माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या जाता है नेट सैलरी। डिडक्शंस में क्या क्या है, एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन स्कीम, इसके बारे में मैंने अभी रिसेंट वीडियो बनाया था। न्यू पेंशन स्कीम क्या होता है, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम क्या होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। साथ में पीपीएफ एलआईसी में भी वो कंट्रीब्यूट करना चाहें तो कर सकते हैं। इनकम टैक्स उन्हें 7,000 रुपए पर मंथ देना पड़ता है, जो भी उनकी टैक्सेबल इनकम है उस हिसाब से। ये इनकम टैक्स कम ज्यादा हो सकता है, उनका पीपीएफ या कोई दूसरे सेविंग फंड में जो कंट्रीब्यूशन है वो भी कम ज्यादा हो सकता है, और एनपीएस में 7,300 वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ओपीएस में ऐसा कुछ नहीं था। और जो नेट सैलरी बनती है सिविल जज की वो बनती है अराउंड, और जो नेट सैलरी बनती है एक सिविल जज की या व्यवहारिक न्यायाधीश की वो बनती है 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए पहले ही साल जब वो ज्वाइन करता है तब। और ये अभी
जैसा कि आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं, उनमें छठा वेतन, सातवां वेतन आयोग चलता है। इनमें चलता है एनजेपीसी, नेशनल जुडिशियल पे कमीशन। बहुत जल्द सेकंड एनजेपीसी लगने वाला है और ये सैलरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यदि आपको सेकंड एनजेपीसी से रिलेटेड वीडियो जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन सेकंड एनजेपीसी। तो सेकंड एनजेपीसी के वीडियोज़ भी मैं बना दूंगा। और ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम जानेंगे एडीजे की जॉब प्रोफाइल या सैलरी या कैसे एडीजे डायरेक्ट बने। थर्ड वीडियो में हम जानेंगे डायरेक्ट हाईकोर्ट के जज कैसे बने। दोस्तों, आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।